नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल कुमार और आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ 24/7। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर जो कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। देश क्या, पूरे विश्व में बड़ी ही ज़ोर शोर से चर्चा का विषय बना हुआ है। तो उस मुद्दे पर मैंने सोचा मैं भी अपने विचार रखूं और मुझे भी बोलना चाहिए। सोचा इसलिए कि मैं जाता हूं तो फिर जहां भी काम करने के लिए जाता हूं वहां पर मुझे एक मेरा मित्र मिलता है और मित्र जो है बहुत ही गुस्से में है। मुझसे वो ये कहता है, इतना ज़्यादा गुस्से में। तो मैंने उससे पूछा, भाई तुम गुस्से में क्यों हो, क्या बात है, क्या दिक्कत है? तो उसने मुझे बताया कि क्या बताऊं मैं आपको, मेरा खून खौल रहा है। हमने कहा खून खौलना स्वाभाविक है और बात उसी पर करते हैं जहां पर पूरा देश और पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं। कश्मीर में एक ऐसी जगह है जो कि मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है उसको, पहलगाम की बैसारन घाटी। पहलगाम की बैसारन घाटी जहाँ पर देश और विदेश से लोग घूमने लिए जाते हैं। उस घाटी में बीते दिनों एक आतंकवादी हमला हुआ। इस आतंकवादी हमले में कुल 28 लोगों की मौत हो गई। जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई वो सभी निर्दोष लोग थे। इस कायराने हमले के पीछे किसकी क्या मंशा है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन इस कायराने हमले में हम ये ज़रूर कहेंगे कि इसमें फ़ायदा किसका है। फ़ायदा किसका है ये सोचने वाली बात है। तो फ़ायदे के लिए सबसे पहले हम जो है फ़ायदे में 2-3 लोग आते हैं। तो सबसे पहले जो फ़ायदा है आतंकी हमले से, वो फ़ायदा पाकिस्तान सरकार को है या फिर पाकिस्तान आर्मी को है या पाकिस्तान की जनता को है। और ये तो हो गए एक पहलू के। दूसरा पहलू वहीं पर है कश्मीर के मुसलमानों का भी। क्या कश्मीर के मूल निवासियों को भी इससे कोई फ़ायदा है? इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस आतंकवादी हमले के पीछे किसका फ़ायदा है। तो सबसे पहले कश्मीर पर बात करते हैं कि कश्मीर के मूल निवासियों को इससे क्या फ़ायदा है। मुझे इस घटना पर बोलना चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मैं तो कहूँगा कि सभी को ही बोलना चाहिए, पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए, क्योंकि इस घटना पर सभी लोग तमतमाए हुए हैं। स्वाभाविक है, इस घटना पर सभी लोग तमतमाए हुए होंगे, क्योंकि जो जानें गई हैं उसमें एक जान को छोड़कर बाकी सभी लोग हिंदू थे। और जो मारने वाले लोग आए थे उन्होंने किसी को जाति या फिर देश प्रदेश पूछकर नहीं मारा, उन्होंने धर्म पूछकर मारा, पैंट उतरवा कर मारा, चेक किया कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, और बोला जो हिंदू हैं वो एक तरफ हो जाएं और जो मुसलमान हैं वो एक तरफ हो जाएं। तो जो लोग हिंदू थे उनको ताड़ ताड़ गोलियों से भूंज दिया, और जो लोग मरे हैं उनमें से सारे के सारे पुरुष ही हैं। तो
इस घटना पर मैंने सोचा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिए और मैं भी बोल रहा हूँ। तो कश्मीर के लोगों का इसमें कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है। देखिए, कश्मीर में 1980 के दशक के बाद से पहली बार टूरिज़्म बढ़ा है। जब से कि धारा 370 हटाई गई है, तब से कश्मीर में टूरिज़्म बढ़ा है। पिछले 2-3 सालों में देखें तो ये आंकड़ा 20 से 22 लाख का होता है। और जो लोग पहले सेना पर ईंट पत्थर चलाते थे, आज वो सभी के सभी न्यूटन हैं और उन लोगों ने अपना रोज़गार ढूंढा है। रोज़गार ढूंढा क्या, रोज़गार मिला है उनको। और रोज़गार मिलने के लिए वहाँ पर जब टूरिज़्म बढ़ा है तो जायज़ सी बात है उन सभी को रोज़गार मिले। जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनको रोज़गार के तौर पर घोड़े के द्वारा घाटी में घुमाना या फिर तमाम ऐसे रोज़गार के अवसर हुए हैं जिनसे कि वहाँ के जो युवा थे वो आज उसमें सम्मिलित नहीं हैं। देखा जाए तो और भी हैं, लेकिन हम लोगों का दायित्व तो यही है कि हम लोग अपने अपने हिस्से का माहौल ठीक करें और देखें कि कश्मीर के वासियों को जब इससे फ़ायदा नहीं तो फ़ायदा किसको है। और कोई भी चीज़ें हैं उनको टुकड़ों में रखकर हम लोग देखें, फिर उस पर फैसला लें। और क्या है ये हमला है, इसको अगर आप एक नज़रिए से देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप इस हमले को बारी बारी टुकड़ों टुकड़ों में रख के फिर देखें, सोचें कि इस हमले के पीछे कौन है, इस हमले से किसको फ़ायदा है, इस हमले में किसका हाथ हो सकता है। तो यहाँ से ये तो बात एक साफ़ है कि कश्मीर के अगर कुछ अपवादों को छोड़कर, क्योंकि देखिए ये तो कन्फर्म है कि इतना बड़ा घटना बिना लोकल सपोर्ट के नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो युवा पहले बॉर्डर पार कराने के लिए 4-5 हज़ार रुपये लेकर बॉर्डर पार कराते थे, वो युवा आज कश्मीर में रोज़गार कर रहे हैं और उसके द्वारा 40 से 50 हज़ार रुपये प्रति माह कमा रहे हैं। और जो लोग पहले यहाँ के युवाओं को भड़काकर अपने साथ लेकर बॉर्डर पार करते थे और फिर यहाँ पर आकर आतंकवाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे, अब वो बिल्कुल न्यूटन है, जीरो थी। लेकिन इसी बीच में ये घटना होना बड़ा ही दुखद है। लेकिन इस कायराना घटना के पीछे जो भी लोग हैं उनकी मंशा को इस देश ने कामयाब नहीं होने दिया, क्योंकि उन लोगों की मंशा थी कि आपस में यहाँ पर हिंदू मुसलमान से असुरक्षित महसूस करे, मुसलमान हिंदू से असुरक्षित महसूस करे और आपस में यहाँ पर दंगे भड़कें, आपस में मारकाट चालू हो। तो ये सब कुछ नहीं हुआ और ये हमारे देश ने बड़ी ही सोच समझकर फैसला लिया और ये देश जो है वो अपनी मूल प्रकृति में लौटा है। मूल प्रकृति में यही कि हम लोग जो है मुसलमानों को न टारगेट करके या अपने देश के किसी भी समुदाय, एक विशेष समुदाय को टारगेट न करके ये सोचें कि इस हमले के पीछे कौन है। और आज देश में जो गुस्सा है वो पाकिस्तान के प्रति है और पाकिस्तान के प्रति जो गुस्सा है, पूरे देश ने एक स्वर में पाकिस्तान का कड़ा विरोध किया है। लेकिन इन सब के पीछे भारत सरकार ने भी जो है कदम उठाए हैं, उनसे जो है आगे आने वाले दूरगामी परिणाम साबित होंगे। क्योंकि देखिए हर किसी को ये होता है कि मुझे जो है तुरंत का तुरंत डिसीजन मिले या तुरंत का तुरंत नाबूद कर दो। ऐसे कुछ लोग अपने देश में भी हैं, ऐसे कुछ लोग पाकिस्तान में भी हैं।
लेकिन हम पाकिस्तान पर देखेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे पहले पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की जनता को कितना फ़ायदा है इस हमले से, ये जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, पाकिस्तान में आज भुखमरी और अकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। जहाँ पर 600 रुपये किलो आटा हो, वहाँ पर पाकिस्तान की जनता अब पाल पा रही है। तो हो सकता है कुछ एक लोग हों जो चाहते हों, लेकिन वहाँ पर जो है पाकिस्तान की जनता को इससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा है। दूसरे, पाकिस्तान की सरकार का हो सकता है फ़ायदा हो, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार का फ़ायदा होने का जो मूल कारण है वो ये है कि पाकिस्तान में आज महंगाई चरम सीमा पर है, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी है। पाकिस्तान की जो राजधानी है उसको तुरंत लोग घेर लेते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार चाहती हो कि इस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटके और इसके लिए जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं उनसे लोगों का ध्यान आकर्षित दूसरी तरफ हो, जो पाकिस्तान के गृह युद्ध जैसे लक्षण बन रहे हैं उन पर ना जाए। दूसरा, अब आती है वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी, और जो पाकिस्तान की आर्मी है उसमें भी असीम मुनीर को ही सबसे बड़ी दिक्कत है। असल मायने में जो इस हमले का पूरा एक सोचा समझा षड्यंत्र है, इस हमले के पीछे असीम मुनीर का एक पुराना बयान जो अभी कुछ दिन पहले दिया था वो यही कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान कभी भाई भाई नहीं हो सकते हैं, हम अलग हैं। ऐसे बयानों की वजह से असीम मुनीर पर शक जाता है। और असीम मुनीर का अगर हम बैकग्राउंड देखेंगे तो वो पंजाब के सिंध प्रांत से गए हुए एक मुसलमान हैं, पंजाब के मुसलमान हैं। आज़ादी से पहले उनके जो पुरखे थे वो पाकिस्तान चले गए थे, तो उनका इमरान सरकार में ISIS का प्रमुख बनाया गया उनको, और उनकी कुछ एक ऐसी खामियां रहीं जिनकी वजह से उन्हें एक पनिशमेंट पोस्ट देकर ऐसी जगह पटका गया जहां से असीम मुनीर बहुत ही गुस्से में और तमतमाए हुए रहते हैं। इमरान सरकार जाने के बाद शहबाज शरीफ की सरकार आई और रिटायर होने के 2 दिन पहले शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ बना दिया। आर्मी चीफ बनने के बाद, आर्मी चीफ बनने के पीछे भी एक कारण है इनका, वो ये कि ये इमरान खान से बहुत ही ज़्यादा एक विरोधाभास रखते हैं, और इमरान खान समर्थक जो हैं आए दिन पाकिस्तान की सरकार को या पाकिस्तान की सरकार के विरोध में प्रदर्शन और राजधानी को घेरना, ये सारे बहुत ऐसे मसले हैं जो कि शहबाज शरीफ को कमज़ोर कर रहे थे। शहबाज शरीफ ने इमरान का एक तरह से कह सकते हैं कि कट्टर दुश्मन असीम मुनीर को सेना प्रमुख बनाकर ये एक चाल ही मान लें चली है जो कि उनको रोकने में कामयाब रहेगी इमरान खान के समर्थकों को, और ऐसा काफ़ी हद तक हुआ भी है। सबसे ये है कि असीम मुनीर जब से आए हैं तो असीम मुनीर के आगे भी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि असीम मुनीर भी उनको भटकाने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं। असीम मुनीर जो हैं पाकिस्तान में पहले ही बता चुके हैं कि गृह युद्ध के हालात हैं, आपस में गृह युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, पाकिस्तान के कभी भी टुकड़े हो सकते हैं,
बलूचिस्तान कभी भी बन सकता है, सिंध भी बन सकता है। तो जल्दी जो बनने वाला प्रदेश है वो बलूचिस्तान ही होगा, क्योंकि जहाँ पर ट्रेन हाईजैक कर ली जाती हो, ट्रेन तो बहुत लंबी है, हेलीकॉप्टर वगैरह हाईजैक हों तो समझ में आता है, ट्रेन हाईजैक कर लेते हैं तो वहाँ गृह युद्ध के पूरे पूरे आसार हैं, गृह युद्ध होने ही वाला है। इस सब से भटकाने के लिए असीम मुनीर ने ये सस्ता सौदा जो है वहाँ के आतंकवादियों से या फिर जो आतंकवादी सरगना हैं उनसे करवाया है। पाकिस्तान ये आतंकवादी हमला करवा के अपने देश की सारी जो परेशानियां हैं उनसे भटकाना चाहता है, और असीम मुनीर जो हैं शहबाज शरीफ के चहेते भी बनना चाहते हैं ये सब करके। दूसरा, अब ये साफ हो जाता है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसका है। और अब आते हैं कि जो आतंकवादी आए थे वो आतंकवादी कोई ऐसे अनट्रेंड आतंकवादी नहीं थे, वेल ट्रेंड आतंकवादी थे, जिनके सर पर लाइव कैमरा चल रहा हो, अपने आकाओं को वो यहाँ की सारी सूचनाएं लाइव दे रहे हों। तो ये कोई बहुत ही कोल्ड माइंड वाला ही व्यक्ति ऐसे कर सकता है, क्योंकि किसी को मारने में रूह तक कांप जाती है। और उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं, हिंदू एक तरफ हो जाएं, मुसलमान एक तरफ हो जाएं, और हिंदुओं में गोली तड़ातड़ चला के उनको मौत के घाट उतार दिया। तो जो आतंकवादी थे वो ट्रेंड थे, और उन आतंकवादियों का जो लाइव टेलीकास्ट वहाँ पर हो रहा था उसको दिखाकर वहाँ के युवाओं को और भड़काना और उनको आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित कराना, ये सब उनका पैंतरा रहता है और ये वो करते रहते हैं। आगे आता ये कि देश में बड़ा उबाल है आजकल, उबाल होना भी स्वाभाविक है। जो लोग मारे गए हैं वो सारे के सारे हिंदू हैं एक को छोड़कर। अब जब वो मारे गए हैं तो पूरा देश जो है बुरी तरह तमतमा रहा है, चाहे किसी भी धर्म के लोग हों। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि हम एक समुदाय को टारगेट नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे देश के लोग हैं, मुख्यतः कश्मीर के जो मूल निवासी या जो कश्मीर में रह रहे हैं अभी, उन लोगों को टारगेट करना या उनके प्रति घृणा करना, कहीं हम वही तो नहीं कर रहे हैं जो लोग आए थे, जिन लोगों ने ये हमला किया, तो ये हम वही तो नहीं कर रहे हैं। सोचना होगा, क्योंकि अगर हम अपने देश के एक खास समुदाय के प्रति विरोध रखेंगे तो फिर हम उसी जगह जा रहे हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो वो लोग चाहते थे। तो बहुत सोचने के बाद हमें अपने हिस्से का माहौल है ठीक करना है, और आप भी अपने हिस्से का माहौल ठीक करें। माहौल ठीक यही करें, लोग कह रहे हैं कि युद्ध हो जाए या फिर पाकिस्तान को उड़ा दो। पाकिस्तान उड़ाना एक विकल्प नहीं है, युद्ध कोई विकल्प नहीं है। युद्ध जब तक हो सके टाला जाए बहुत अच्छा है, जब तक हो सके। युद्ध सारे रास्ते बंद हो जाएं और करना ही पड़े तो किया जाए आत्मरक्षा में, आत्मसम्मान में। जब ये हमें पता लग जाए कि इसके परिणाम क्या होंगे और अब युद्ध ज़रूरी हो गया है तो युद्ध होना चाहिए। लेकिन भारत सरकार ने जो किया, या फिर भारत सरकार के अलावा जो विपक्षी पार्टी हैं, या फिर दिल्ली के जामा मस्जिद के शाही इमाम ने जो खुलकर समर्थन किया
कि भारत सरकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो भी एक्शन ले उसमें हम उसके साथ हैं, या फिर प्रो मुस्लिम पार्टी के नेता असुद्दीन ओवैसी का बयान, ये सब ये दिखाता है कि हम एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं और जॉइंट फैमिली में शांति नहीं होती है। कभी उसमें अशांति रहती है, कभी इस बात को लेकर कि चाची कम काम कर रही हैं, मम्मी लगी पड़ी रहती हैं, चाचा ज़्यादा कमा रहे हैं, पापा कम कमाते हैं, वो ज़्यादा खा रहा है, ये मोटा हो गया, वो ये, तो ऐसा सब कुछ लगा रहता है जॉइंट फैमिली में। लेकिन जॉइंट फैमिली का जो है एक ये भी है कि हम लोग आपस में कुछ भी करें लेकिन घर के मसले घर में ही सुलझाएंगे, और देश ने इस पर जो है दिखा भी दिया है कि हम आपस में कितना भी अंदर, लेकिन हम बाहर के लिए एकजुट हैं। सभी लोगों ने एक स्वर में एकजुट होकर सरकार से कहा, सरकार जो भी फैसला लेगी हम सरकार के साथ हैं, और सरकार जो भी करेगी सरकार का भरपूर समर्थन करेंगे हर तरीके से। तो अभी तक सरकार ने जो भी कदम उठाए हैं वो जो है बहुत ही अच्छे कदम है, चाहे सिंधु समझौता हो, या फिर आप ऐसे तो समझ ही लीजिए कि सरकार ने जो भी किया है वो कितने मायने रखता है। अगर बांग्लादेश और चीन को आकर ये कहना पड़े कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरकार का कोई भी कदम होगा हम उसका समर्थन करेंगे आतंकवाद के विरोध में, तो आप ये तो मान ही लीजिए कि वैश्विक स्तर पर भारत की साख कहाँ पर है, और क्या जो है इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। जो सबसे बड़े विरोधी देश हैं भारत के, उन लोगों ने जब ये बोला है कि पाकिस्तान या आतंकवाद के विरोध में भारत सरकार का जो भी फैसला होगा हम उसमें सहयोग करेंगे, उसके साथ साथ विश्व के बड़े बड़े देशों से भी समर्थन आया है। हाँ, जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं उसके दूरगामी परिणाम होंगे, और उन दूरगामी परिणामों के लिए हमें सब्र करना चाहिए। युद्ध एक रास्ता नहीं हो सकता है, लेकिन हो तब जब हमें ये पता लग जाए कि अब अपनी आत्मरक्षा आत्मसम्मान में युद्ध होना है और इसके परिणाम क्या होंगे। तो हम लोग जो है अपने हिस्से का माहौल ठीक करें, यही कहेंगे, और सोचें और दूसरों को भी बताएं, समझाएं कि देखिए हमारे जो घर के लोग हैं या हम जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं वो किसी भी समुदाय के लोग हों, जिनका यहाँ पर खाना पीना, राशन पानी, व्यापार चल रहा है, उन लोगों को इससे क्या फ़ायदा है। जैसे कश्मीर के मुसलमान हैं उनको इससे क्या फ़ायदा है, उनका वहाँ पर रोजी रोटी चल रहा है, उनका पर्यटन आता है। पर्यटन में जैसे पहले देखिए, पहले क्या होता था, पर्यटन के लिए जो लोग जाते थे वहाँ पर, अब वहाँ पर लोगों ने क्या किया, अपने रुक रहे हैं और उनसे जो है सस्ते सस्ते दामों पर रूम देते हैं, उन्हें रोकते हैं, उनसे उनका व्यापार हो रहा है, उनकी वहाँ रोजी रोटी चल रही है। तो ये सब जो है जो भी हुआ है बहुत दुखद है, लेकिन इस बीच में ही एक अंधेरे में प्रकाश करने का काम जो है आदिल हुसैन शाह ने किया है, जिसने आतंकवादियों से लड़ते हुए उनकी बंदूक छीनी और बोला कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो सारे के सारे हमारे मेहमान हैं, और इन मेहमानों के साथ जाति या फिर ऐसी घटना होते हम नहीं देख सकते हैं। उनको बचाने के लिए आतंकवादियों से बंदूक छीनी, जिसमें कि उसने अपने प्राण गंवा दिए। उसी के चचेरा भाई नजाकत अली है, नजाकत अली ने 11 लोगों की जान बचाई है। ऐसे सब उदाहरण हैं जो कि भारत में आपस में मेल जोल बढ़ाते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ दें, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि नहीं चाहते हैं शांति, उन लोगों को ट्रैक करके भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी उसमें हम सभी को समर्थन करना चाहिए। और अभी तक जो कदम उठाए हैं वो वैश्विक स्तर पर हों चाहे कूटनीतिक स्तर पर हों, पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है। जो भी
कदम उठाए हैं भारत सरकार ने, उससे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सपोर्ट करें। धन्यवाद।